Hi, good evening, everyone. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. ठीक है। विनीता मैम, क्राइम की डेफिनेशन बताइए। चलिए, की डेफिनेशन। And crime is an unlawful act which is prohibited and punishable uh, by law, by a authority or some state. And crime is an of crime is not only offense against the aggrieved person, but it is an offense against the whole society community. ओके मैम, ठीक है। इसके बाद में आप मुझे बताइए, प्रिया मैम, आवाज आ रही? क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए। 4 Ma'am, एसेंशियल first एलिमेंट्स। of yes, ma'am. First of all, human being. Crime must be done by a human being, not any animal. And second is the mens rea, that is the guilty presence of guilty mind. And third one is the actus reus, that is the presence of some act. And the last one is the injury or harm. ओके, नैन्सी मैम, माइक ऑन Yes, कीजिए। ma'am. उन ऑफेंसेस के नाम बताइए जहां पर मेंस रिया जरूरी नहीं है, लाइक एक्टस रिया ही मत सफिशिएंट है। Ma'am, for instance, bigamy, contempt of court, डन। offenses related to public nuisance डन। और करे थे ना, 6 तो हाँ याद जी। करे थे, तो जो याद करे थे वो तो रखो। देखो, पब्लिक न्यूसेंस था, हुँ। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस थे, हाँ जी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है। एक बायगमी था, हाँ जी, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, एक और था। एक सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस था। हाँ जी, गॉट इट मैम। ठीक है, 4-5 जितना याद करा उतना तो हमें टिप्स पे याद रहना चाहिए। इसके बाद में प्रियमदा मैम बताएं, रिफॉर्मेटिव थ्योरी के बारे में बताइए। Ma'am, reformative theory is like we say that no person is criminal by birth, and we give a chance to him to reform himself by providing such facilities like the juvenile homes and reformatories. शायद मुकेश बताइए। Yes, ma'am. आप मुझे बताइए कि हमें मेंस्ट्रिया में आपको 2 नंबर का टॉपिक लिखा है, एक्सप्लेन मेंस्ट्रिया, तो आप क्या लिखोगे? मेंस में जैसे पहले तो एक्सप्लेन कर देंगे कि मेंस सिर्फ एक गिल्टी एक्ट ही जरूरी नहीं, उसके साथ मतलब क्रिमिनल आपका इंटेंशन मीडियम या इंग्लिश क्रिमिनल। है या हिंदी है? हाँ जी मैम, मीडियम इंग्लिश रहेगा या हिंदी रहेगा एग्जाम में? इंग्लिश है मैम। ठीक है, तो ट्राई करो बोलने का। मैम, सो क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज होना चाहिए। जैसे एक उसके साथ वो लैटिन मैक्सिम है, एक्टस नॉन। सिंपल सा बोल दो, एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस अंटिल और अनलेस इट इज डन विदाउट क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन। भाई क्रिमिनल नहीं इंटेंशन। आता, लेकिन हम धीरे धीरे ट्राई तो करेंगे उसको लिखने का, बोलने का। यस मैम। बताएं। इट इज बेस्ड अपॉन मैक्सिम। It is based upon a Latin maxim, actus non facit trium nisi mansit rea, ओके। which means along with a guilty act there must be a guilty man. एंड इन भारतीय न्याय संहिता हम कैसे कैसे, मतलब हमें कैसे कैसे मिलता है ये, यदि हम देखें मेंस्ट्रुअस? मेंस में हम जैसे सिर्फ मेंस जिसमें चाहिए वो तो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन डन। है। जैसे हम शब्द देखते हैं ना, कल मैंने आपको शब्द बताए थे, नॉलेज, गुड फेथ, बताइए यस कौन मैम, कौन से शब्द नॉलेज, गुड फेथ, विलिंगली। हैं। याद रखो, सबको याद होना चाहिए क्या क्या पढ़ा था हमने। नॉलेज, ठीक है, गुड फेथ, विलिंगनेस, रैशनेस, नेग्लिजेंस, वॉलंटरीली, ठीक है, ये सारे शब्द हमने पढ़े थे, तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, और आई होप आपने सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करते हैं भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन चैप्टर है ना। देखिए, ठीक है, एक बार हैंड रेस कर दीजिए, सबने पढ़ा था क्या या नहीं पढ़ा था? और जितना जितना पढ़ा है सब याद रहना चाहिए। आ जाइए, देखिए, सेक्शन नंबर 1। पूरे सेक्शन में आप ये याद रखिए, सेक्शन नंबर 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन नंबर 1 है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट दे रखा है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 एक अच्छा सेक्शन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमेशा क्या दे रखा है, पर्सन दे रखा है, हर जगह पर्सन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पर्सन। हर जगह आपको कौन दिखेगा, पर्सन दिखेगा, लेकिन एक जगह आपको कौन दिखेगा, सिटीजन दिखेगा। ठीक है, तो आ जाइए देखना स्टार्ट करते हैं। सब याद होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 1 है। सेक्शन नंबर 1 क्या है, दिस एक्ट। एक बार ये भी बता दीजिए, किसी ने ये देखा कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, जोड़ दिया गया है या जोड़ा नहीं है, कोई बता सकता है क्या? कंकरेंट लिस्ट में लिस्ट 3 है और लिस्ट 3 होगी, हाँ। फर्स्ट वाला ही है, अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट है, लिस्ट एंट्री नंबर 1 ही है। एंट्री नंबर 1 ही है। हाँ, डन। अब देखिए, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता। अब कल मैंने आपसे बोला कि सेक्शन नंबर 1 सुनाओ, तो आपको ये पॉइंट 3 4 5 सब सुनाने कि सब सेक्शन 1 ये बोलता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता। इट शैल बी एबल टू फोर्स व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गजट। ठीक है, अप्लाई, ऐसे सिंपल सा बोल देना कि ये फोर्स में तब आया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, ऑफिशियल गजट से नोटिफिकेशन क्या कर दिया, उसको पब्लिश कर दिया, तो ये आ गया इन्फोर्समेंट। अब देखिए क्या बोला मैंने कि आपको हर जगह पर्सन दिखेंगे। क्या दिखेंगे, हर जगह पर्सन दिखेंगे और एक ही जगह सिटीजन दिखेगा। इस पूरे एक एक शब्द को ध्यान रखना है कि क्या बोला। सबसे पहला, एनी पर्सन, any person liable by law for the time being enforced in India to be tried for an offense, sorry, every person shall be liable to punishment under this Sanhita and not otherwise for every act or omission contrary to provision thereof of which we shall be guilty in India। इन्होंने कहा, देखिए, every person, ये कह रहे हिंदी में यदि हम बात करें तो इन्होंने कहा कि सारे पर्सन इस न्याय संहिता से, इस संहिता से क्या होंगे, नॉट अदरवाइज, इस संहिता से लाइबल होंगे, नॉट अदरवाइज, किसी और संहिता से लाइबल नहीं होंगे। किसके लिए, फॉर एक्ट और ओमिशन किया है जो कॉन्ट्ररी है, जो कॉन्ट्ररी है इस संहिता से। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, वापस पढ़ेंगे सेंटेंस कि every person shall be liable to punishment under this संहिता and not otherwise। यहाँ अपना खत्म हुआ कि कोई भी व्यक्ति वो क्या होगा, पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा इस संहिता से, लेकिन अदरवाइज नहीं। फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। इस कोई भी एक्ट और कोई भी ओमिशन जो उसने क्या किया है, प्रोविजन के अगेंस्ट किया है और वो इंडिया में उसके लिए गिल्टी होता। तो यदि हम इसको इतना भी याद नहीं करें तो सिंपल से हमें याद करना है, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज, किसी अदरवाइज नहीं, फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन, ठीक है, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, कि उसने कुछ भी एक्ट और ओमिशन किया है जो कॉन्ट्ररी उस प्रोविजन के, जिसके लिए उसे भारत में लाइबल ठहराया, गिल्टी ठहराया जा सकता। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि मैम यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी पर्सन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शब्द लिखा है एवरी पर्सन, मतलब इट इंक्लूड्स व्हाट, सिटीजन, नॉट नॉन सिटीजन। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भारत का सिटीजन हो या भारत का सिटीजन नहीं हो। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 वापस देखिए, एवरी पर्सन शब्द याद रहना चाहिए, जो छोटा तो छोटा याद कर लो। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल फॉर द पनिशमेंट अंडर दिस संहिता, नॉट अदरवाइज फॉर ओमिशन, ठीक है, विच इज कॉन्ट्ररी to the provision for which he shall be guilty within India। और आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति ने यहाँ पे मर्डर कर दिया है, तो यहाँ पनिशमेंट मिलेगी कि यदि यहाँ पे मर्डर कर, मतलब यदि कोई अन्य व्यक्ति यहाँ पे मर्डर करता तो किसके लिए लाइबल होता, वो एक्ट विद इन इंडिया, क्योंकि उसने क्या करा है, ऐसा एक्ट करा है जो कॉन्ट्ररी है, जो बीएनएस में प्रोविजन लिखे उसके। तो यहाँ पे पर्सन क्या लिखा है, पर्सन,
पर्सन इंक्लूड सिटीजन नॉन सिटीजन बोथ। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4 ध्यान दीजिए। एनी पर्सन, क्या लिखा है? एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस। अब ये कौन से ऑफेंसेस की बात करने लग गया? आपने शब्द सुना होगा, ये तो विद इन इंडिया की बात कर रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? विद इन इंडिया लिखा है, विद इन इंडिया। अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी है क्या भारतीय न्याय संहिता का? तो जी हाँ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी है। तो सबसे पहला दिखता है सेक्शन 1 सबसेक्शन 4। क्या दिखा है? सेक्शन 1 सबसेक्शन 4। ये पहले के जमाने में सेक्शन 3 रहा होगा, अपन चेक कर लेंगे कौन सा सेक्शन है। ठीक है, any person liable by any law for the time being in force in India। कोई भी व्यक्ति जो बाय लॉ लाइबल है। और कौन सा लॉ? जो इंडिया का लॉ। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, बीच में ब्लर हो जाए तो एक बार माइक मतलब बताते हैं लाइक प्लीज। तो मैंने कहा दूसरी लाइन हम पढ़ रहे हैं। दूसरी लाइन में कहा इन्होंने एनी पर्सन जो लाइबल है किसी भी लॉ से विद इन इंडिया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो लाइबल है लॉ से विद इन इंडिया। फिर देखिए क्या लिखा है, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट with according to the provision of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if the act had been committed within India। वापस देखिए, इन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति जो किससे लाइबल है, किसी भी लॉ से जो इंडिया में इंडिया में फोर्स में है, उस लॉ से लाइबल है, उसको ट्राई किया जाएगा। किस ऑफेंस के लिए? जो ऑफेंस उसने इंडिया के बाहर किया है। किस तरीके से ट्राई किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। ठीक है, किसके लिए? उस एक्ट के लिए जो इंडिया से बाहर किया गया है। इंडिया से बाहर किया गया उस मैनर में जैसे कि उसने वो एक्ट कैसे किया हो, इंडिया में किया। इतनी बड़ी लाइन समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि इन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति, बिल्कुल सेंटेंस को तोड़ के पढ़ोगे तो समझ में आए, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ। और वो लॉ कौन सा है? जिसका इंडिया में फोर्स है। ठीक है, जिसका इंडिया में फोर्स है उसको ट्राई किया जाएगा। टू बी ट्राइड,
किस चीज के लिए? टू बी ट्राइड ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, टू बी ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ऐसा ऑफेंस जो इसने बियॉन्ड इंडिया किया, बियॉन्ड इंडिया। Any person liable by any law in force to be tried for the offense committed beyond India। किस तरीके से? BNS के तरीके से, BNS के तरीके से और किस तरीके से? जैसे कि वो ऑफेंस उसने इंडिया के बाहर किया है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने ऑफेंस कहाँ कमिट किया है? विद इन इंडिया। एक बार 30% भी समझ में आ गया हो तो हैंड रेज कर दीजिए। ऑफेंस देखो सिंपल सा, एक लाइन ही 2 लाइन बोलूंगी। ऑफेंस किया है आउटसाइड इंडिया, मतलब बियॉन्ड इंडिया, आप नहीं मान रही, ऑफेंस किया है बियॉन्ड इंडिया। कौन सा इंसान है? ऐसा पर्सन है जो इंडिया के लॉ से लाइबल है। उसे कैसे ट्राई किया जाएगा? उसे ऐसे ट्राई किया जाएगा जैसे कि उसने ऑफेंस इंडिया में कमिट किया हो। क्या क्या करा हो? इंडिया में कमिट किया हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मोहन भारत देश का व्यक्ति है, तो किससे लाइबल है? भारत देश के लॉ से लाइबल है। किससे लाइबल है? भारत देश के लॉ से लाइबल है। बाहर जाके किसी का मर्डर कर देता है, किसी का क्या कर देता है? मर्डर कर देता है, तो ये लॉ से लाइबल है ना भारत। तो इसने जो काम भारत के बाहर किया है उसे ऐसे ही ट्राई किया जाएगा जैसे कि उसने भारत में कमिट किया है। तो देखिए, any person liable by any law for the time being in interest in India कैसे? To be tried for an offence committed beyond India shall be dealt according with the provision of this संहिता। कैसे ट्राई किया जाएगा? इस संहिता से ट्राई किया जाएगा। किस काम के लिए? For an act committed beyond India in the same manner as if the act committed within India। ठीक है, any person liable by any law which is force in India, which is फोर्स इन इंडिया। पहली बात, कैसे ट्राई किया जाएगा? ट्राई किया जाएगा बीएनएस के। यदि ये लाइन भी याद नहीं करो तो आप ये देख लो कि एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ विद इन इंडिया फॉर द एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द बीएनएस। कैसे? मैनर कैसा रहेगा? फॉर द एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट बी कमिटेड विद इन इंडिया। तो पहला, वापस 1 का 3 क्या था? 1 का 3 हर व्यक्ति की बात कर रहा था, एवरी पर्सन। और किस चीज की बात कर रहा था? जिसने एक्ट कहाँ किया है? विद इन इंडिया का किया है। एवरी पर्सन शैल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू द बीएनएस नॉट अदरवाइज फॉर एनी एक्ट और ओमिशन, फॉर एनी एक्ट एंड ओमिशन विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन, कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन टू बी डेल्ट, मतलब उसमें ऐसे, और फॉर द ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। सेकेंड, एनी पर्सन, फर्स्ट तो देख लेना एवरी है, देख लेना छोटी छोटी चीजें। एनी पर्सन, अभी आप इंडिविजुअल की बात करने लग गया। एनी पर्सन, ठीक है, जो भारत के लॉ से बाउंड है, ठीक है, उसे ट्राई किया जाएगा। किसके लिए? ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। किस तरीके से? बीएनएस के प्रोविजन के तरीके से। और कैसे ट्राई किया जाएगा? एज इफ द ऑफेंस इज कमिटेड विद इन इंडिया। अब ये दूसरा हुआ 1 का 4, रटा हुआ जी, 1 का 4 है। क्या है ये? सेक्शन 1 का 4 है। अब आइए 1 का 5। ये पहले जो हमने सबसे पहले पढ़ा वो सेक्शन 2 हुआ करता था। 1 का 4 जो हमने पढ़ा वो सेक्शन 3 हुआ करता था। और 1 का 5 जो हम पढ़ेंगे वो सेक्शन 4 हुआ करता था आईपीसी में। 1 का 5। अब 1 का 5 भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करते हैं। ठीक, किसकी बात करते हैं? एक्स्ट्रा टेरि, आपके सामने कोई, अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। 1 का 5 बोलता है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस कमिटेड बाय द सिटीजन। ऑफेंस सबसे पहले लिखा है ऑफेंस कमिटेड बाय द सिटीजन विद इन बियॉन्ड। This provision of Sanhita also apply to any offense committed by any citizen of India in any place without and beyond India। Without and beyond India, इंडिया से बाहर और इंडिया के अंदर नहीं है, दोनों शब्द। पहला लिखा कि ये संहिता किस पर अप्लाई होती है?
सिटीजन इन इंडिया ने क्या किया है, बियॉन्ड और विदाउट इंडिया ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, अब दूसरी बात, तो हमने याद किया सबसे पहले पर्सन है, फिर पर्सन है, फिर तीसरा इन्होंने बोला दिस संहिता ऑल्सो अप्लाइज ऑन ऑफेंस कमिटेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया विदाउट, शब्द याद रखना है आपको, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अब वापिस आपको पता चल गया कि भाई एक बार सिटीजन आ चुका तो अब वापिस पर्सन आएंगे, तो पर्सन बाय एनी पर्सन। तो मान लीजिए एक शिप है या एक एयरक्राफ्ट है इंडिया में रजिस्टर्ड, ठीक है, तो ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन इन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो पर्सन आप कैसे बनेंगे, मान लीजिए कि भारत में रजिस्टर्ड एक जहाज है, उसमें ब्रिटिश व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट कर दिया, क्या कमिट कर दिया, ऑफेंस कमिट कर दिया, तो क्या वो ब्रिटिश व्यक्ति, क्या वह ब्रिटिश व्यक्ति भारत की न्याय संहिता से है क्या, लाइबल है क्या, तो जी हाँ, किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 का पैराग्राफ नंबर 2 से। क्यों, क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन जिसने किसमें कहा ऑफेंस किया है, कोई भी शिप जो भी है रजिस्टर्ड, कोई भी एयरक्राफ्ट जो है रजिस्टर्ड विद इन इंडिया। देखिए 5 का बी, सेकंड पैराग्राफ में नहीं है, शब्द याद रखो, 5 के बी में लिखा हुआ है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वॉट एवर इट मे बी। तो यहाँ पे पर्सन है, तो यहाँ पे आप समझ गए, पर्सन का मतलब इंसान, ठीक है, कौन सा, चाहे वो भारत में रहता हो, चाहे वो भारत का निवासी हो, भारत का सिटीजन हो, या भारत के बाहर का सिटीजन। अब तीसरा भी, कोई भी पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, ठीक है, और उसका जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान, तो चलो बार बार पाकिस्तान को बोलते हैं, मान लीजिए न्यूजीलैंड, कि न्यूजीलैंड में बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है, ऑफेंस कमिट, साइबर क्राइम कमिट कर रहा है, साइबर क्राइम कमिट कर रहा है भारत में बैठे वाले व्यक्ति के साथ, ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है, कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, भारत में जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है उसमें उसको वह जो लोकेटेड है उसको टारगेट करके क्या कर रहा है, ऑफेंस कमिट कर, क्या कर रहा है, ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो वो भी क्या है, भारतीय न्याय संहिता से लाइबल है, ठीक है। तो देख लेते हैं, in this section the word offense includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this संहिता। क्या मतलब हुआ मैम, समझ में नहीं आया, जैसे मान लीजिए, ठीक है, रेप 18 साल से छोटी महिला भारत के हिसाब से, भारत देश के हिसाब से, और मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया, वहां पे कंसेंट की जो एज है वो 16 ईयर्स, कितनी है कंसेंट की, 16 ईयर्स। एक व्यक्ति गया, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया गया, ठीक है, उसने क्या करा, रिलेशन बना लिया एक लड़की से जो 17 साल की। तो आप मुझे बताइए, ऑस्ट्रेलिया में ये एक्ट हुआ या ऑफेंस हुआ, कोई भी, सुनंदा मैम, ऑस्ट्रेलिया में ये एक्ट है या ऑफेंस है? Ma'am, this is act in the Australia. मतलब एक्ट क्या है, ये एक्ट है, ऑफेंस नहीं है, लेकिन ये भारत में कमिट होता है तो क्या एक्ट होता है या ऑफेंस होता है? Offense. अब इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट, देखो शब्द इन्होंने ऑफेंस नहीं दिया भारत देश के बाहर वाली चीज के लिए, कि इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए, एक एक, कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैम बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, भाई बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका आना चाहिए। आ जाइए, क्या पढ़ा हमने सेक्शन, एक इलस्ट्रेशन देख लेते फिर हम वापस पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन, who is citizen of India commits a murder in any place without or beyond India, ठीक है, he can be tried and convicted, ये भी ध्यान रख लीजिए कि ट्राई कहाँ किया जाएगा, तो ये बीएनएसएस में लिखा हुआ है, बीएनएसएस के सेक्शन 187, अब मुझे नहीं पता कौन सा सेक्शन हो गया होगा, 187 याद आ रहा है मुझे कि पुराना सीआरपीसी का 187 208। सेक्शन,
कितना हुआ 208, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिए ये क्या कहाँ लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये मोहन है, मोहन ने युगांडा शब्द था, अभी यहाँ पे पता नहीं कहाँ गया। मोहन ने युगांडा में मर्डर कमिट किया है और वो कहाँ मिला है, वो दिल्ली में मिला है। कहाँ मिला है, दिल्ली में मिला है, या किसी को मुंबई में मिल गया तो कहाँ ऑफेंस ऑफेंस ट्राई कहाँ किया जाएगा, जहां वह व्यक्ति मिला है। तो देखिए इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, ये 208 सेक्शन हुआ है सीआरपीसी का। यहाँ तो कहीं नहीं लिखा कैसे ट्राई किया जाएगा। 187 ये तो बीएनएसएस है और 187 सीआरपीसी है। तो क्या लिखा हुआ है, आ जाइए देखते हैं। एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, इसने मर्डर कमिट किया है भारत देश के बाहर। He can be tried, convicted for murder in any place in India in which he may be found. जहां व्यक्ति वो मिलेगा वहां पे उसको ट्राई और कन्विक्ट किया जा सकता है। सेक्शन सब सेक्शन नंबर 6 किसकी बात करता है, ये सेक्शन 5 हुआ करता था किसी जमाने में। सब सेक्शन 6 किसकी बात करता है, कहाँ आईपीसी अप्लाई नहीं होता है। तो nothing in this संहिता shall affect the provision of any act for punishing mutiny or desertion of officer। ये इस संहिता की कोई भी बात उन एक्ट के प्रोविजंस पे अप्लाई नहीं होती है जो किससे रिलेटेड है, म्यूटिनी और डिजर्शन ऑफ सोल्जर, सेलर, एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल लॉ लोकल। तीन चीजों को इफेक्ट नहीं करेगी, मतलब तीन चीजें सेविंग लेकर चल रही है। तीन चीजें क्या कर रही है, सेविंग लेकर चल रही है कि नथिंग इन दिस संहिता, नथिंग। मैंने पहले भी कई बार समझाया, जब लिखा रहता है नथिंग इन दिस संहिता मतलब किसी और संहिता को इम्पोर्ट मतलब वो दे दी प्रिवेल कर दिया। अब जब लिखा रहता है नॉट विद स्टैंडिंग मतलब उस जहां पे नॉट विद स्टैंडिंग लिखा है उस सेक्शन को प्रिवेल किया गया। तो इन्होंने कहा इस संहिता की कोई भी बात अफेक्ट नहीं करेगी तीन चीजों को, एक तो स्पेशल लॉ, एक लोकल लॉ, एक स्पेशल लॉ, एक लोकल लॉ, और एक जो प्रोविजन कंटेंट है कोई एक्ट जो किससे रिलेटेड है, पनिशमेंट फॉर म्यूटिनी और डिजर्शन, जो भी डिजर्शन या कुछ भी बोलते हैं, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं आपको 2 मिनट दे दूँ, वैसे तो याद हो गया होगा लेकिन 2 मिनट दो, उस चीज को पढ़ो फिर मैं वापस याद करूँ, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार हैंड रेस करो, जल्दी से याद करते हैं। सेक्शन में 6 सब सेक्शन है, ठीक है। अब अपन को उस स्टेज पे पहुंच जाना चाहिए जब हमें सब सेक्शन भी याद रहना चाहिए। सेक्शन में 6 सब सेक्शन। सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर 1, सब सेक्शन नंबर 1 दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता। सब सेक्शन नंबर 2 this act came into force when the central government notify in official gazette, और ऐसे करके हमने पढ़ लिया। सब सेक्शन नंबर 3 1 का 3 एवरी पर्सन, शब्द भी याद रखो, एवरी पर्सन, ठीक है। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल बाय भारतीय न्याय संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एक्ट ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन टू बी गिल्टी विद इन इंडिया, टू बी गिल्टी विद इन इंडिया। ये भारत देश के अंदर ऑफेंस कमिट होने की बात कर रहा है, ठीक है। 1 का 4 और 1 का 5 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात कर। 1 का 4 एनी पर्सन, ठीक है। क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति लाइबल बाय लॉ, लॉ लिखा है, किसी भी लॉ के द्वारा लाइबल है जो इंडिया के अंदर
एनफोर्समेंट में चलो, ठीक है। किसके तरह ट्राई किया जाएगा? टू बी ट्राइड, टू बी ट्राइड किस चीज के लिए? ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। एक बार शब्द देख लेना, आउटसाइड है या बियॉन्ड है। आउटसाइड तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ठीक है, बाय बीएनएस। और किस तरीके से? एज इफ द ऑफेंस, मतलब किया तो आउटसाइड है, ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया एज इफ इट हैज कमिटेड विद इन इंडिया। फिर तीन और चीजें लिखिए कि ये संहिता और कहाँ अप्लाई होती है। फॉर ऑन अपॉन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया किस चीज के लिए? विदाउट और बियॉन्ड इंडिया उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या लिखा है? एनी पर्सन जिसने शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड जो इंडिया में, उसने ऑफेंस कमिट किया। तीसरा, एनी पर्सन जो ऑफेंस क्या कर रहा है? आउटसाइड इंडिया कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड विद इन इंडिया। 1 2 3 4 5 6, 6 में 3 सब सेक्शन है। क्या लिखा है? कहाँ का? स्पेशल लॉ पे अप्लाई नहीं होता, लोकल लॉ कॉन्ट्रेरी इफेक्ट नहीं करता, और म्यूटिनी और डिजर्शन के लिए संबंध में पनिशमेंट है। किससे संबंध में? सोल्जर, सेलर, ऑफिसर, इन पे ये अप्लाई नहीं होता है। तो ये पूरा एक चैप्टर हुआ करता था, ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। एक एक शब्द की गरिमा है, एक एक शब्द की इज्जत है। इस सेक्शन, इस वाले सेक्शन में पर्सन की, सिटीजन की, ठीक है, फिर पर्सन की, और यहाँ पे ऑफेंस, ठीक है। ये शब्द भी याद रख लो, ये जो फिफ्थ में है ये ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है। साथ में स्टार लगा के आपको क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है स्टार लगा के? सेक्शन 208 बीएनएसएस, और स्टार लगा के सेक्शन 187 सीआरपीसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राई करने की बात की गई है कि मिल तो गया, तो ट्राई कहाँ होगा? तो 187 188 पढ़ते हैं, और यहाँ पे 208 209 सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है इन लोगों को ट्राई करने की, ठीक है। तो ये चीज मैं मानती हूँ बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये दिखता है कि सेक्शन 1 है, बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं क्योंकि सेक्शन 1 मोस्टली छोड़ के जाते हैं। आ जाइए, ये सेक्शन मत सफिशियंट है। और कुछ देख लेते हैं बेयर इसके अंदर, नोट्स के अंदर कुछ है क्या एडिशनली? भारतीय न्याय संहिता किताबें भी आ गई मेरी, बता देती हूँ आपको। हाँ, केस लिखना है आपको। यदि इसमें केस नहीं लिखा हो, नोट्स अपन, अब मैं परसों दूंगी नोट्स, ठीक है, तो उसके अंदर आप लिख दो मुबारक अली, बता देते हैं आपको केस लिखना पड़ेगा। मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे है, इसमें पता नहीं लिखा हुआ नहीं है इस वाली बुक में, ठीक है। लिख दो मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो उसने यही कहा था कि ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया इफ कमिटेड विद इन इंडिया यदि पनिशेबल होते तो बीएनएस से लाइबल है। तो कौन सा केस है? मुबारक अली, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। आपको सेक्शन 1 के अंदर सेक्शन, मतलब एक केस याद आना चाहिए, याद रहना चाहिए। आ जाइए सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 पहले कहाँ मिलते थे हमको? 6 से लेकर 52A मिलते थे, 6 से लेकर 52A, ये मतलब सेक्शन थी आईपीसी में। सेक्शन नंबर 6 अभी अपन पढ़ते जाएंगे कि कहाँ कहाँ मिल रहा है। सेक्शन नंबर 6 से लेकर 52A तक ये सेक्शन चलते थे। देखिए, पहले हम देख लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इनको याद करते हैं। याद करने के लिए आते हैं अपन कि कौन सा सेक्शन कहाँ है, याद भी तो होना चाहिए अपन को। देखिए, कितने कितनी डेफिनेशन है? 39 डेफिनेशन है। कितनी डेफिनेशन है? 39 डेफिनेशन। तो 39 हमें याद रहनी चाहिए। तो देखते हैं, देखिए, ये अपने लिए ये फायदेमंद चीजें हैं क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सीरियल वाइज कर दिया इसको, ABCD से जो भी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 39, मतलब 39 सेक्शन है सेक्शन नंबर 2 में। अब देखिए, सबसे पहले लिखा है एक्ट, फिर लिखा है एनिमल,
फिर लिखा है चाइल्ड, एक्ट, एनिमल, चाइल्ड, काउंटरफेट, कोड। ठीक है, तो ये 2 हैं, ये 3 हैं, देखते जाएंगे कितने कितने मिलेंगे। एक्ट, एनिमल, एक्ट, एनिमल, चाइल्ड, काउंटरफेट, कोड। तो आपको किसी तरीके की परेशानी, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि सी में कहाँ पे आ रहा है, तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। कैसे है? अल्फाबेटिकली अरेंज है। देखो यहाँ पे एच है तो ये पहले लिखा हुआ है, ओ है तो बाद में लिखा हुआ है, फिर यू है, फिर एन है, तो इसलिए कोड से पहले लिखा है क्योंकि आर बाद में आता है। अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। एक्ट, एनिमल, फिर हमने पढ़ा चाइल्ड, काउंटरफिट और कोड। एक्ट, एनिमल, चाइल्ड, काउंटरफिट और कोड। फिर 3 है वापस किस चीज के? डी के। डेथ, डिसऑनेस्टली और डॉक्यूमेंट। डेथ, डिसऑनेस्टली और डॉक्यूमेंट। फिर फ्रॉडुलेंटली, एफ का 1 है तो फ्रॉडुलेंटली और जेंडर। देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, मुझे भी याद नहीं होगा, आपको भी याद नहीं होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्ट, 2 का 2, एनिमल। यदि आप ये मेरी स्क्रीन याद रखोगे एग्जाम में और आपके नोट्स भी प्रिंट करोगे तो याद रहेगा कि यार 2 लिखे थे, एक्ट और एनिमल। 2 का 3, चाइल्ड। 2 का 4, काउंटरफिट। क्या था? काउंटरफिट। और 2 का 5, कोड। 2 का 5, कोड। सबको याद हो गया? कोई परेशानी वाली बात, मतलब परेशान, ये शब्द बार बार मेरे मुंह पे आने लग गया कि 2 का 1 एक्ट, 2 का 2 एनिमल, 2 का 3 चाइल्ड, 2 का 4 काउंटरफिट, 2 का 5 कोड। ठीक है, अब हमको दिख रहा है कि डी के कितने थे? 3 थे। तो एक जगह डेथ था, मुझे जितना याद आ रहा है, एक जगह डिसऑनेस्टी था और एक जगह डॉक्यूमेंट था। चेक कर लेते हैं कैसा चलेगा। ठीक है, 6 से स्टार्ट होगा। ऑफकोर्स ई आ रहा है पहले, तो ये डेथ है। फिर आई है तो 2 का 7, कॉस्ट डिसऑनेस्टली होगा। और 2 का 8, डॉक्यूमेंट होगा। फिर हमको पता है एफ का 1 ही है तो 2 का 9, फ्रॉड्यूलेंटली। क्या है? फ्रॉड्यूलेंटली। ठीक है, और 2 का 10 जेंडर है, मुझे याद है। एक बार हैंड रेस कर दो, माइंड में एक बार रिकॉल कर लो चीजों। वापस बोल देते हैं, यहाँ पे एक्ट है, यहाँ पे एनिमल है, यहाँ पे चाइल्ड है, यहाँ पे काउंटरफिट है। सीरियल नंबर याद होनी चाहिए, कल मैं पूछ लूंगी कहाँ पे क्या है। फिर चाइल्ड, काउंटरफिट, फिर कोर्ट है, क्योंकि ऐसे ही पूछे जाएंगे किस में, बताओ कौन से सीरियल में लिखा है, कौन से। फिर डेथ है, फिर डिसऑनेस्टली है, फिर डॉक्यूमेंट है, फिर फ्रॉडुलेंटली है और फिर जेंडर। 2 का 10 जेंडर। आ जाइए, देखो जी में 3 है, वापस जी में 3 आ गए, तो जेंडर, गुड फेथ और गवर्नमेंट। जेंडर, गुड फेथ और गवर्नमेंट। जेंडर है, गुड फेथ है, ई है, फिर ओ है, फिर गवर्नमेंट है। जेंडर, गुड फेथ अभी तक मोस्टली 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है और फिर जेंडर, गुड फेथ, गवर्नमेंट। फिर हार्बर। क्या है? हार्बर। फिर अब देखिए, आई पे भी 2 ही है, इंजरी और इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। आ जाइए, याद करते हैं जितना मुझे याद होगा। एक्ट 1, एनिमल, सी में 3 है। सबसे पहले चाइल्ड, याद रहना चाहिए माइंड में, स्क्रीन चाहे नोट्स मत देखो। चाइल्ड के बाद में काउंटरफिट, फिर कोर्ट। ठीक है, ये 2 के 5 तक आ गए। डी, डी में अपन को पता है 3 है, दिख रहा है हमारे को, माइंड में पता चल रहा है मुझे कि 3 है। डेथ, डिसऑनेस्टली और कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर भी याद रखने, सीरियल नंबर कैसे बना रहे हो अल्फाबेटिकली। डॉक्यूमेंट। फिर ई पे कुछ भी नहीं था, हमको पता है ई पे हमने कुछ भी नहीं देखा। 2 के 9, फ्रॉडुलेंटली। फिर जी पे 3 थी, तो 2 का 10 जेंडर है। क्या है? जेंडर। 2 का 11 सबको पता है, गुड फेथ है। नहीं भी याद है तो गुड फेथ की डेफिनेशन दे रखी है। और 2 का 12 गवर्नमेंट। रात को सोने से पहले याद कर लेना। 2 का 12 गवर्नमेंट है। फिर हमको पता है एच, हार्बर ही दे रखा है। 2 का 13, हाँ। फिर आई पे 3 थे जितना मुझे याद आ रहा है, तो 2 का 14
एक एक इंजरी दिखेगा कहीं ना कहीं, मुझे जितना याद रहा इंजरी है। फिर 2 का 15 लीगल और लीगली बाउंड टू डू की डेफिनेशन है। तो ये इंजरी और लीगल बाउंड, एक बार हैंड रेज कर दो। माइंड में ये याद कर लो, कहीं पे तो 2 पड़े थे, कहीं पे भी 3 पड़े थे। एक बार स्क्रीन देखो और उसको अंदर, अपने अंदर, आत्मा के अंदर डालने की कोशिश करो कि 15 याद हो गए क्या, यहां से लेकर यहां तक। इसको देखो मत, लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठे ही होंगे, नहीं बैठे हो तो वो गलत है। कॉपी पेन और माइंड में याद करो कि हमने कितने याद करे। ए के 2 याद करें, सी के 3 याद करें, डी के 3 याद करें, एफ के 1 याद करें, जी के 3 याद करें, एच का 1 याद करें, आई के 2 याद करें। ठीक है, एक बार सब हैंड रेज करो। 15 तक याद हो गए क्या? जल्दी से कोई भी सुना दो। निकिता मैम, जल्दी जल्दी सुना दो। 2 1 act, 2 be and 2 second animal, 3 पे child, 4 पे counterfeit, 5 पे court, and 6 पे है एक सेकेंड डेथ, हम्म 7 पे dishonestly, 8 पे document, 9 पे fraudulently, 10 पे gender, 11 पे good faith, 12 government, 13 harbor, 14 injury, 15 illegal, 16 judge, 17 life. ठीक है, इंजरी, इलीगल। अब आ जाइए, देखो इलीगल डेथ याद रखो। इलीगल डेथ की डेथ है ना, मरा है कोई आदमी तो इलीगली मर गया, तो देखते हैं। 15 हमने याद कर लिया, 15 हमने इलीगल तक याद कर लिया। फिर ठीक है, इलीगल। फिर आओ 16 17। तो आइए देखते हैं। आई के बाद में इन्होंने आ रहा है इलीगल डेथ नहीं, जज। ठीक है, मान लीजिए। आ जाइए 16 जज। के पे कुछ नहीं है, एल पर लाइफ है। एल पर क्या है? लाइफ है। जे याद कर लो कि जे है, एल पर लाइफ है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि एल पर 2 है, तो अब कौन सा हो सकता है? एल पर लोकल लॉज। क्या है? लोकल लॉज। जे जज है, लाइफ है, लोकल लॉज है। फिर एम पर आपको 3 चीजें दिखेंगी, मैन, मंथ, मूवेबल प्रॉपर्टी। मैन, मंथ, मूवेबल प्रॉपर्टी। और ऐसा नहीं कि मैम कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आप देखोगे ना, जब बार बार स्क्रीन देखोगे तो हमें अपने ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि जे पर एक चीज लिखी थी, एल पर हमको 3 चीजें दिखेगी, लाइफ 3 चीजें क्या, 2 चीजें दिखेगी, लाइफ, लोकल लॉज। एम पर मैन है, मंथ है, इस साइड में मंथ लिखा हुआ है। कि मतलब यदि आपको यही कॉलम याद है ना, लास्ट वाला, तो आप ऑटोमेटिकली बना सकते हो। ठीक है, मंथ लिखा है, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है, और एन पर नंबर। क्या है? एन पर नंबर। ठीक है, आ जाइए वापस दिमाग लगाते। 1 2 3 4 5, ये 5 लिखे थे। यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 16 17 18 19 20, मतलब मानती हूँ कि मैं इतने तो हमने याद कर लिए हूँ। एनिमल, चाइल्ड, काउंटरफिट और फूड। ठीक है, फिर डी चालू। डेथ, डिसऑनेस्टली। ठीक है, और डी पे हमको पता है 3 है, तो डॉक्यूमेंट। ठीक है, एफ पर एक ही दिखेगा आपको, फ्रॉडुलेंटली। जी पे आपको 3 दिखेंगे, जेंडर, क्या दिखेंगे? जेंडर। फिर यहाँ पे 11 पे गुड फेथ और गवर्नमेंट। एच पे हार्बर। फिर आई पे,
अब आई पे आपको यहाँ पे तो इलीगल है और लीगली बाउंड टू डू है, और यहाँ पे इंजरी है, ठीक है, इंजरी HIJK। फिर आपको दिखेगा जे जज, क्या दिखेगा, जज। फिर जज के बाद में हम आते हैं, क्या आएगा, एल आएगा क्या, लाइफ। एल आएगा ना, तो लाइफ पे, एल पे लाइफ, लोकल लॉस, ठीक है, लोकल लॉ। और हमको पता है एम पे 3 है, अब मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा, एम पर 3 है, एम पे मैन, मूवेबल, मैन के बाद में मंथ, 21 यहाँ लिखा है, 21 मूवेबल प्रॉपर्टी, और एन पर नंबर, कितना है, एन पर नंबर, ठीक है। अब आ जाइए, हम देखते हैं ओ पे, वापिस याद करेंगे, ओ पे देखते हैं। देखिए, यदि हम ओ देखें तो ओ पे भी हमको दिखेंगे 3, ओथ, ऑफेंस और ओमिशन। ओथ ए है, ऑफेंस, ओमिशन, ओथ, ऑफेंस और ओमिशन, ओथ, ऑफेंस, ओमिशन, ओथ, ऑफेंस, ओमिशन, ओ पे हमको 3 दिखेंगे। फिर आइए, टी पे भी हमको मोस्टली 3 दिखेंगे। पर्सन, आपको सबको कल याद करवाया था मैंने कि 2 के 26 में पर्सन लिखा है। पर्सन, पर्सन के साथ में हमको पब्लिक की डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है। पर्सन क्या बनता है, पब्लिक, और पब्लिक के लिए क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट। पर्सन, पब्लिक, पब्लिक सर्वेंट, पर्सन, पब्लिक, पब्लिक सर्वेंट। ओ पे ओथ, ऑफेंस, ओमिशन। फिर आइए, आर रीजन टू बिलीव एक दे रखा है, स्पेशल लॉ, आर के बाद में एक दे रखा है स्पेशल लॉ। वी पे अपन को 3 दिखेंगे, वैल्यूएबल, वेसल, वॉलंटरी, वैल्यूएबल, वेसल, वॉलंटरी। फिर विल, वुमन, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन, और ये सब याद रहेगा अपन को कि वी पे अपन को 3 दिखेंगे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वेसल, वॉलंटरीली। तो 2 हम एक बस याद कर लो कि 2 का 26, 2 का 26 क्या है, पर्सन की डेफिनेशन है, और 2 का 33 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए आपको याद रखना है। 2 का 26 पर्सन की डेफिनेशन है, और 2 का 33 वॉलंटरी की डेफिनेशन है। आसपास के अपन बना लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पर्सन की और वॉलंटरी, ठीक है। फिर डब्लू, विल, डब्लू पे बहुत सारे अपने आप बनते जाएंगे, देखो, विल, वुमन, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन, जी पहले आता है, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, वर्ड्स एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड। तो 2 का 26, 2 का 33 याद करते हैं, और हम इसको बनाने का ट्राई करते हैं वापस से। मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत याद रहेगा, 90% याद रहेगा, कोई बात नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, और हम ट्राई करते हैं 100% बनाएंगे। मेरे पास में कुछ भी नहीं है सामने, आपके पास में नोट्स हो सकते हैं, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10, इस 22, 23, जब तक आप याद कर लो, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39। अच्छा, ये लिखना ट्राई करते हैं, बिल्कुल अच्छा सा हम देखेंगे क्या है। 2 का 26 डाल देते हैं पहले तो, 2 का 26 अपना पर्सन है, और 2 का 33 वॉलंटरी है, ये बिल है, मुझे पता चल गया, ठीक है। लिखिए, एक्ट है, सबको माइंड में याद रखना है, एक्ट के बाद में एनिमल है, सबको याद रखना है। चाइल्ड याद रखना है कि चाइल्ड पे हमको पता है 3 है, चाइल्ड है, काउंटरफिट है, कल याद रखना है, आपको सारे सुनूंगी मैं आपसे। यहाँ पे कोर्ट है, फिर अपन को पता है डी पे 3 है, डेथ है, डिसऑनेस्टली है, और डॉक्यूमेंट है, ABCD एफ। एफ पर फ्रॉडुलेंटली है, ठीक है। एफ, जी, जी पर हमको पता है कि शायद 3 है। जेंडर है, यहाँ पे गुडविल है, नहीं, जेंडर है गुड फेथ, गुड फेथ है, ठीक है। जेंडर है, गुड फेथ है, और एक और जी क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है। ABCD E F G, एच पर एक दिख रहा है, हमको पता है हार्बर है, ठीक है। आई पर यहाँ पे इंजरी है, यहाँ पे इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, इलीगल
और लीगली बाउंड टू डू है, HIJ। यहाँ पे जज है, हमको सबको पता है जज है। जज के बाद में ABCD के पे कुछ है, L पे लोकल लाइफ। लाइफ, लाइफ है, लोकल लॉज है। एम पर 3 है, बस मुझे ये पता है एम पर 3 है। यहाँ पे मैन है, यहाँ पे मंथ है, और यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे नंबर है। क्या है? नंबर है। फिर आइए ओ पर, ठीक है। यहाँ पे ओमिशन है, यहाँ पर ऑफेंस है, और यहाँ पे ओथ होगा, ठीक है। ओ पे 3, यहाँ पे ओथ है, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे पर्सन है, पर्सन के बाद में हमको पता है क्या बनती है, पब्लिक बनती है, और यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है। क्या है? पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे रीजन टू बिलीव है, एक है रीजन टू बिलीव, सबको याद रहना चाहिए, हम 2-4 मिनट और लगा देंगे। रीजन टू बिलीव के बाद में एक ऐसे स्पेशल लॉ, टी टी यू वी, यहाँ पे वी है, कहीं ना कहीं वी है। एक तो शायद यहाँ पे तो वॉलंटरी है, एक जगह वैसल है, ये वैसल होगा। एक और बताइए ये क्या होगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये सही है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। और बाकी सब डब्लू पे है, सबको पता है। ये लो, ये विल है, ये वुमन है, ये रॉन्गफुल गेन है क्योंकि लॉस एल बाद में आता है, ये रॉन्गफुल गेन है, ये रॉन्गफुल लॉस है, ये गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, ये सारे डब्ल्यू तो हमको याद रहेंगे। और एक वर्ड और एक्सप्रेशन नॉट हेयर डिफाइंड, डिफाइंड कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे दिखेगा, IT एक्ट दिखेगा, VNSS दिखेगा। आ जाओ, एक बार सब एंट्रीज करो, स्क्रीन देखना, बार बार स्क्रीन देखो और याद हो जाएगा। हम दोबारा लिख देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, याद करना जरूरी है। वापस देखो, एक्ट, एनिमल, राइट। इसका कोई ऐसे ही ट्रिक बना लेना कि एक्ट ए पे कितने हैं, 2 पे कितने हैं, तो अपन को ज्यादा और बेहतर तरीके से हम उस चीज को याद कर पाएंगे कि ए पे कितने हैं, 2 पे कितने, मतलब बी पे कितने हैं। तो देखिए, ए पर हमको 2 दिख रहे हैं, सी पर हमको सबको पता है कि 3 है, डी पर हमको पता है 3 है, ठीक है। फिर मतलब हिलना ही नहीं है, आप इसकी ट्रिक याद कर लोगे तो आपको लगेगा कि यार ये गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है हम एक ही जगह हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो सारे सेक्शन गलत हो जाएंगे। तो आपकी ये ट्रिक होनी चाहिए कि 2 है, 3 है, ये एक एक इस पे लिख लो कि यार यहाँ पे ये सीरियल है कि ये 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, ठीक है। फ्रॉडुलेंटली हमें सबको पता है कि 1 है। जी पे हमको पता है कि 3 है, जेंडर है, ठीक है, गुड फेथ है, और गवर्नमेंट है। एच हमको पता है कि हार्बर एक लिखा हुआ है। आई, आई में हमको दिखेगा इंजरी और इलीगल, ठीक है। जे पर सबको पता है जज है, मैं नहीं देख रही स्क्रीन पे। फिर हमको पता चलेगा जे के एल, लाइफ, लाइफ लिखा है, लोकल लॉज लिखा है। फिर मैन हमको पता है 3 है, मैन लिखा है, मंथ लिखा है, और मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है। एन हमको पता है एक नंबर लिखा है, नंबर लिखा है। फिर ओ पे आएगा आपका ओथ, ऑफेंस और ओमिशन। फिर OMNOP, पर्सन, पब्लिक, पब्लिक सर्वेंट, 3 दिखेंगे आपको। फिर पब्लिक सर्वेंट के बाद में जैसे आप 2-3 चीजें बीच बीच के सेक्शन ऑलरेडी याद कर लो, जैसे मैंने बोला 2 का 26 लिख लो, या रटना है 2 का 26, 2 का 33, ठीक है। पर्सन हुआ, पब्लिक हुआ, रीजन टू बिलीव, स्पेशल लॉ आपको सबको याद रहेगा। फिर बी पे अपन को दिखेगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी, बी पे वेसल दिखेगा, बी पे वॉलंटरी दिखेगा, और बाकी सब डब्ल्यू है, विल है, वुमन है, wrongful gain, wrongful less, gaining wrongfully, losing wrongfully, और वर्ड एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हियर एंड आफ्टर, जहां पे डिफाइन है वहां पढ़ लेंगे। मैं मानती हूँ कल आपसे कुछ भी पूछ लूंगी, कुछ भी ऐसे, चाहे आप पूरे के पूरे सुना दो, और चाहे मैंने बोला कि सुना दो 2 का 25, तो 2 का 25 आपको समझ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वॉलंटरीली जरूर है, मतलब 2 का जो 26 है वो पर्सन है, तो इसके ऊपर आसपास का होगा, ठीक है। इसमें से हम 2-4 सेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, जो जो हमको बिल्कुल बाय हार्ट याद रहनी चाहिए। सबसे पहले गुड फेथ, ठीक है। इसमें हम 5 याद कर लेते हैं कि जो हमें, देखो, हमने 2 का 26 याद करा और 2 का 33 याद करा। 2 का 26 पर्सन, 2 का 33 कौन सा है? वॉलंटरी। तो एक याद कर लो, 2 का 11, 2 का 11 कौन सा होगा? गुड फेथ। 2 का 11 गुड फेथ, और याद करो 2 का 24 ऑफेंस। बस इतना मत सफिशिएंट है। एक और याद कर लेते, 2 का 31। वापस 2 का 11 याद करा हमने,
ठीक है, 2 का 24 याद करा, 2 का 31 याद करा, 2 का 26 याद करा है और 2 का 33 याद करा है। 2 का 11 हमने याद करा है गुड फेथ, 2 का 24 हमने याद करा ऑफेंस। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा टेबल में लिख के देख लो, 1 मिनट, यदि खराब लिखने से अच्छा है कि याद कर लो। ठीक है, गुड फेथ, ऑफेंस, 2 का 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, 2 का 26 पर्सन सबको पता है और 2 का 33 वॉलंटरी। वापस देख लो, 4 याद कर लो, बाकी सब आप ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। 2 का 11 गुड फेथ, 2 का 24 ऑफेंस, 2 का 26 पर्सन, ठीक है, 2 का 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी और 2 का 33 वॉलंटरी। बाकी सब आप ऑटोमेटिकली बना लोगे, इतना अपन पढ़ते हैं अपन डेफिनेशन। 2 का 1 एक्ट, तो एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन। ये डेफिनेशन मैंने देखी है जिंदगी में, नहीं है लेकिन चलो, कि एक्ट डिनोट्स, एक्ट का मतलब कहीं भी आप पीछे शब्द में एक्ट देखोगे तो एक्ट का मतलब केवल एक सिंगल एक्ट नहीं है। जहां सिंगल एक्ट है वहां तो सिंगल एक्ट है ही, लेकिन एक्ट का मतलब सीरीज ऑफ एक्ट्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्ट्स का मतलब सीरीज ऑफ एक्ट्स भी हो सकता है। तो एक्ट्स डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट एज सिंगल एक्ट, कि कहीं भी आप पीछे जब भी एक्ट देखोगे तो इसका मतलब नहीं है, एक्ट का मतलब इंडिविजुअल नहीं है, सिंगुलर नहीं है। एक्ट का मतलब सिंगुलर एक्ट भी है और एक्ट का मतलब बहुवचन वाले प्लूरल एक्ट्स भी है। एनिमल का मतलब यदि नहीं भी देखे तो एनिमल का मतलब एक क्रिएचर, एक लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, ये एनिमल के डेफिनेशन में आया। चाइल्ड, सीधी बात, इन्होंने चाइल्ड की डेफिनेशन को क्या कर दिया है, साफ साफ लिख दिया है। अब आपकी किडनैपिंग में चाइल्ड की और वुमन मैन की डेफिनेशन अलग अलग नहीं है, कहीं कहीं एक्सेप्शनली आपको दिखेगी 12 साल से छोटा। ठीक है, जैसे कंसेंट जब लेने की बात होती है चाइल्ड से तो 12 साल से छोटा दिखेगा। मोस्टली इन्होंने डेफिनेशन लिख दिया कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल, जिसकी उम्र 18 साल है, नया सबसेक्शन ऐड हुआ है चाइल्ड की डेफिनेशन। अब काउंटर पे क्यों बताया था मैंने बार बार कल आपको कि नॉलेज और इंटेंशन दोनों मैटर करते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रियस का मतलब अकेला इंटेंशन नहीं है, मेंस्ट्रियस का मतलब है नॉलेज। तो आइए देखिए, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं 2 का 4। ठीक है, 2 का 4 की अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। आप लोग एक काम करना, आईपीसी से भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना, आईपीसी से भी ध्यान रख लेना कि मोर इंपॉर्टेंट ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इम्पोर्टेंट कि गुड फेथ की डेफिनेशन आईपीसी में कहाँ लिखी हुई थी, शायद 52 में लिखी हुई थी, सेक्शन 52 में लिखी हुई थी गुड फेथ की डेफिनेशन। आप याद कर लेना कि हार्बर की डेफिनेशन 52A में लिखी हुई थी। आपको इतना याद रखना है काउंटर फिटिंग की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई थी, काउंटर फिटिंग की डेफिनेशन शायद 39 में लिखी थी, वॉलंटरी, जैसे भी है। तो ये 4-5 मैं आपको बता दूंगी, उसके याद कर लेना। आपको ओल्ड लॉज के छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको कोर्ट की डेफिनेशन, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन सेक्शन 21 में लिखी हुई थी, तो याद रखना है। एग्जाम में आए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कहाँ लिखी है, सेक्शन 21 में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? सेक्शन 21 में लिखी हुई है, और यहाँ पे 28 में लिखी हुई है, क्योंकि 2 के 26 में पर्सन है। ठीक है, 2 के 26 में पर्सन है, 2 के 27 में पब्लिक है और 2 के 28 में पब्लिक सर्वेंट। अब देखिए 2 का 4, नाम है काउंटर फिटिंग, तो दोनों चीजें आएंगी, दोनों चीजें। देखो, एक तो होता है इंटेंशन, तो हमेशा ध्यान रखो इंटेंशन ज्यादा खतरनाक है, किसी इंसान का इंटेंशन ज्यादा खतरनाक है रेदर देन नॉलेज, नॉलेज से ज्यादा खतरनाक है। आज समझ में नहीं आएगी आपको ये चीजें, ये समझ में आएगी मर्डर की डेफिनेशन में पढ़ोगे ना। इंटेंशन की पनिशमेंट ज्यादा मिलती है, नॉलेज की पनिशमेंट थोड़ी कम मिलती है। तो समझो इंटेंशन मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट चल रहा है। नॉलेज मतलब रीजन टू बिलीव, कि ऐसा हो जाएगा। इंटेंशन मतलब ऐसा करना है। एक बार हैंड रेस करो, ये शब्द इधर का आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। इंटेंशन मतलब प्रेजेंट टेंस कि ऐसा करना है। नॉलेज कि ऐसा हो जाएगा। रीजन, नॉलेज में भी 2 शब्द दिखेंगे, नॉलेज इफेक्ट विल बी कॉज, रीजन टू बिलीव इफेक्ट विल बी कॉज, ये 2 शब्द दिखेंगे मोस्टली आपको। तो
तो काउंटर फिटिंग क्या होता है? काउंटर फिटिंग की हिंदी बोलते हैं कूटकरण। शायद 29 में थी, मुझे जितना याद आ रहा है, माइंड में मैं जितना फोकस करना चाह रही हूँ। सेक्शन 29 था, कोई भी बता दीजिए, गलत बोल रही हूँ मैं। 29 तो डॉक्यूमेंट था, देख लें। 28 28, हाँ, काउंटर फिटिंग 28। तो समझना, काउंटर फिटिंग का मतलब कूटकरण। और कूटकरण क्यों कर रहे हैं हम? सामने वाले व्यक्ति को घुमाने के लिए। किस लिए? कि सामने वाला व्यक्ति ये चीज क्या कर ले, खरीद ले हमारी कोई भी चीज। हम क्या कर रहे हैं? सामने वाले व्यक्ति पे डिसेप्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिसेप्शन का मतलब होता है कि जो चीज सच नहीं है लेकिन उसको दिखा रहे हैं, अननेसेसरी, कि उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो समझो, मुझे नहीं पता डेफिनेशन क्या है। काउंटर फिटिंग का मतलब होता है डिसेप्शन प्रैक्टिस करना। तो विद इंटेंशन, विद इंटेंट टू कॉज डिसेप्शन, ये लिखा दिखेगा आपको, विद इंटेंट टू कॉज डिसेप्शन। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस। और विद नॉलेज, डिसेप्शन विल बी प्रैक्टिस्ड। समझ में आया? एक बार हैंड रेज करो। ये नॉलेज विद इंटेंशन टू कॉज डिसेप्शन, ये प्रेजेंट टेंस दिख रहा है हमारे को। और विद नॉलेज डिसेप्शन विल बी प्रैक्टिस्ड। कर क्या रहे हो आप क्या कर रहे हो? एक चीज को दूसरी चीज की रिजेम्बलेंस बना रहे हो। क्यों शब्द ये इंपॉर्टेंट है? एक व्यक्ति रिजेम्बलेंस कॉज कर रहा है, यहाँ पे लिखा है नाइक और यहाँ पे लिखा है नाइक, ऐसे वो बना रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है? डिसेप्शन कॉज किया जाए। और विद नॉलेज दैट डिसेप्शन विल बी प्रैक्टिस्ड। तो देखते हैं डेफिनेशन आ जाए। तो देखिए, a person is sent to counterfeit, a person is said to counterfeit, एक व्यक्ति को counterfeit कहा जाता है, करना कहा जाता है। who causes, क्या कर रहा है? एक thing resemble बना रहा है दूसरी thing से। who causes one thing to resemble another thing, ठीक है? intending by means of that resemblance to practice deception, आ गया, ये present tense आ गया कि intending by means, intending by means कि भाई उस resemblance के means से, कि intending by means of that resemblance to practice deception, knowing it to be likely that deception will be thereby practiced. So a person is said to counterfeit when he cause one thing resemble to another thing with intending by means of deception, कि उस deception by means of resemblance, कि उस resemblance के द्वारा to practice deception, और with knowledge deception thereby will be practiced। समझ में आया? एक व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज से रिजेंबल बना रहा है। क्या बना रहा है? रिजेंबल बना रहा है, ठीक है? किससे? इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ रिजेंबलेंस, की उसको ऐसा लग रहा है कि इस रिजेंबलेंस के द्वारा डिसेप्शन प्रैक्टिस होगा, टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। और विद नॉलेज कि बाय दिस रिजेंबलेंस डिसेप्शन विल बी देयर बाय प्रैक्टिस। शब्द लिख लो ना, जब लिखा है तो डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। देखो, इस डेफिनेशन को मैंने दो तरीकों से बांट दिया। ये याद करने का तरीका एग्जाम में नहीं लिख कर आना है आपको, नहीं लिख कर आना है एग्जाम में, बस याद करने का तरीका है। एक्टस रिया मतलब क्या किया? व्यक्ति ने रिजेम्बलेंस कॉज की है। तो अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेस वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। मीन्स क्या है? इंटेंडिंग बाय मींस ऑफ दैट रिजेम्बलेंस टू कॉज प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट लाइकली दैट डिसेप्शन विल बी प्रैक्टिस। डेफिनेशन यही खत्म होती है। एक्टस रिया मतलब करना, मीन्स रिया क्या था? इंटेंशन और नॉलेज। तो आइए देखते हैं और क्या लिखा है। दो एक्सप्लेनेशन दिखेंगे, सेकंड एक्सप्लेनेशन एज इट इज डेफिनेशन के जैसा ही। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इमिटेशन आपने किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो। इमिटेशन का मतलब, जैसे यहाँ पे आपने नाइक लिखा और यहाँ पे आपने नाइक, बोलोगे कि सर दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन में दे दिया, इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 सिमिलरली लिखा है कि कभी भी कोई व्यक्ति डिसेप्शन करता है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है, मतलब रिजेम्बलेंस करता है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसने क्या करा होगा, उसने डिसेप्शन प्रैक्टिस करने के लिए ही किया होगा, या उसको नॉलेज है कि डिसेप्शन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो व्हेन अपन पर्सन, सिमिलर डेफिनेशन है लेकिन यहाँ पे प्रिजम्पशन की, ये क्या चीज है? ये आपको दिखेगा कि मैम एक्सप्लेनेशन 2 तो बिल्कुल डेफिनेशन दे रखी है, तो एक्सप्लेनेशन 2 प्रिजम्पशन के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि यदि एक व्यक्ति एक थिंग दूसरे थिंग से रिजेंबल बनाता है
और रिजेम्बलेंस ऐसा है कि व्यक्ति डिसीव हो जाएगा, सामने दिखने से ऐसा लग रहा है व्यक्ति डिसीव हो जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाता है अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव कि उसने रिजेम्बल किया है किससे, फॉर प्रैक्टिस रिसेप्शन, और न्यू दैट बाय दिस डिसेप्शन क्या होगा, बाय दिस रिजेम्बलेंस, by this resemblance deception thereby be practiced। समझ में आई एक्सप्लेनेशन टू और डेफिनेशन में डिफरेंस? एक बार हैंड रेज करो। यहाँ पे प्रिजम्पशन के बारे में एक्सप्लेनेशन कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति रिजेम्बलेंस करता है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा, ये भी सामने देखने से लग रहा है कि डिसेप्शन हुआ है तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसका इंटेंशन था डिसेप्शन प्रैक्टिस करना और उसको नॉलेज थी कि इस रिजेम्बलेंस से डिसेप्शन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो डेफिनेशन दिखने में इतनी हार्ड है, उतनी हार्ड है नहीं, आपको एग्जैक्टली बताऊंगी। देखो डेफिनेशन है 2 का 4। क्या पढ़ रहे हैं 2 का 4? हम पढ़ रहे हैं काउंटरफिट। आ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट, आ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट, ठीक है। ही कॉजेज वन थिंग रिजेम्बलेंस, इंपॉर्टेंट शब्द है काउंटरफिट की डेफिनेशन, रिजेम्बलेंस और डिसेप्शन, व्हेन ही causes one thing resemblance to another thing, another thing, ठीक है। intending, मेरे को तो याद है, आप देखना, intending by means of deception, नहीं by means of resemblance, उसका इंटेंशन है इस resemblance के द्वारा to practice deception, practice deception, ठीक है। और knowledge, ठीक है, कि deception will thereby be practiced। Explanation number 1, it is not required imitation should be exact। Explanation number 2, कि यदि कोई व्यक्ति रिजेम्बलेंस कर रहा है और दिख रहा है व्यक्ति डिसीव हो रहा है, it shall presume until unless contrary proved कि उसका इंटेंशन था टू कॉज डिसेप्शन और द पर्सन हैज नॉलेज दैट बाय सच रिजेम्बलेंस डिसेप्शन विल बी प्रैक्टिस्ड। एक बार हेड रेज कर दीजिए, समझ में आ जानी चाहिए पूरी डेफिनेशन, और कल मैं पूछ लूंगी, डायरेक्ट खोलना और याद कर लेना। 2 का 5 कोट, 2 का 5 कोट डायरेक्ट से पढ़ते हैं। वो चेंज हुआ है इसके अंदर, मुझे इतना याद आया। क्या चेंज हुआ है भगवान मालिक है। कोर्ट ऑफ जस्टिस लिखा हुआ करता था शायद पहले, ऐसे ही कुछ था, देखूं क्या? हाँ मैम, पहले कोर्ट ऑफ जस्टिस था। ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस लिखा हुआ था। आई तो समझो, समझना कोर्ट, इधर कंफ्यूजन वाला कुछ है नहीं, साक्ष्य अधिनियम में कंफ्यूजन, वहां पे कोर्ट भी लिखा रहता है और वहां पे जज भी लिखा रहता है। यहाँ पे अच्छा जज यहाँ पे यही है कंफ्यूजन, वहां नहीं है, यही है। देखो कोर्ट का मतलब इन्होंने जज बताया, कोर्ट का मतलब बिल्डिंग नहीं बताई, दीवारें नहीं बताई, दीवारें नहीं बताई। मान लीजिए कि कभी ना कभी तो मैं जज बन जाऊंगी, मानती हूँ कि मैं पारुल जैन हूँ, मेरे आगे नाम के आगे लिखा है आरजेएस, क्या लिखा है आरजेएस, लेकिन मैं हमेशा जज नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं जज की हैसियत में नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, लेकिन मैं कोर्ट में बैठी हूँ तो मैं जज हूँ। तो बोले मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो समझो दो, एक ही इंसान दो तरीके, एक अपना उसका प्रोफेशनल भी होता है और एक अपना पर्सनल भी होता है। तो कोर्ट को जज की कैटेगरी तब मानी गई है, मतलब एक कोर्ट को जज तब माना गया, एक जज को माना गया है कोर्ट की डेफिनेशन में जब वो एक्ट कर रहा हो जुडिशियली। समझ में आया? मैं मानती हूँ समझ में आया कि एक जज घर पे बैठा है तो जज नहीं है, तो कोर्ट नहीं है, लेकिन एक जज जब एक्ट कर रहा है जुडिशियली तो उसको कोर्ट की डेफिनेशन में, मतलब जजमेंट सुना रहा है, पार्टी को, विटनेस को सुन रहा है, पार्टी को सुन रहा है, तो वो जज है। तो देखो, और एक तो होता है सिंगल जज और एक क्या होते हैं बॉडी ऑफ जज। 3 जज बैठ जाते हैं, कभी कभी 2 जज बैठ जाते हैं। तो बॉडी ऑफ जज, बॉडी ऑफ जज भी कब कोर्ट है, जब वो एक्ट कर रहे हैं एज अ बॉडी टू जुडिशियल। समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए
कोर्ट का मतलब है एक जज। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, नीचे भी जज की डेफिनेशन दिखेगी आपको, सिमिलर डेफिनेशन दिखेगी, बहुत कंफ्यूज ज्यादा है। लेकिन इन्होंने बोला कोर्ट का मतलब ऐसे नहीं है कि कोर्ट मतलब राजस्थान हाई कोर्ट की बिल्डिंग, कोर्ट का मतलब वो नहीं। कोर्ट का मतलब जज who is empowered by law to act judicially alone, क्योंकि एक सिंगल जज की बारे में बात की गई है। और body of judges which is empowered by law to act judicially as a body। देखो दोनों शब्द इन्होंने, judicially alone अकेला judicially काम कर रहा है, और judicially as a body, एज अ बॉडी क्या कर रहे हैं, जुडिशली काम कर रहे हैं। फिर वापस इन्होंने का इंपॉर्टेंट शब्द दिया जुडिशली, व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशली। पहले भी लिखा है इन्होंने कि कोर्ट मीन्स अ जज, कोर्ट मीन्स अ जज, ठीक है, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ। पहले तो इन्होंने एक देखो समझो, यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात की गई है, मतलब अपॉइंटमेंट करके व्यक्ति को एम्पावर किया जाता है ना, व्यक्ति को एम्पावर कैसे किया जाता है, अपॉइंटमेंट करके। और यहाँ पे एक्चुअल में जब वो काम कर रहे हैं ना, उसकी बात की है। तो कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, मतलब यहाँ पे तो पावर दी गई है। और बॉडी ऑफ जजेस, ठीक है, बॉडी ऑफ जजेस हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी ऑफ जजेस व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशियली, जब मतलब यहाँ पावर दी है, और यहाँ पे और फर्दर इन्होंने बोला कि जब ये लोग काम कर रहे हैं जुडिशियली, इन्हें क्या कहा जाता है, कोर्ट। आ जाइए एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आया। कोर्ट मीन्स अ जज, कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, एक्ट जुडिशियली अलोन। और बॉडी ऑफ जजेस हु इज empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges acting judicially। तीनों पैराग्राफ समझ में आना चाहिए आपको। क्या बोला, यहाँ पे पावर दी गई है और यहाँ पे काम करने के लिए बोला। समझ में आया? प्रियंका मैम, विनीता मैम, जो भी नए स्टूडेंट्स है, प्राथमिक को बच्चे, गरिमा मैम, ठीक है, सुनंदा मैम, ठीक है, समझ में आया? सबको ही समझ में आया होगा साक्षी, मैं मानती हूँ समझ में आया है। आ जाइए और एक डेफिनेशन करते हैं, फिर रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमको पता है डेथ, डिसऑनेस्टली और डॉक्यूमेंट। डेथ की डेफिनेशन देख लेते हैं, ज्यादा हम करना नहीं है। डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। डेथ का मतलब है व्यक्ति की मृत्यु, अनलेस कुछ और लिखा हुआ है। डिसऑनेस्टली भी पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि काउंटरफिट में तीन इंपॉर्टेंट शब्द, क्या क्या इंपॉर्टेंट शब्द दिखते काउंटरफिट में, रिजेम्बलेंस, प्रैक्टिस और डिसेप्शन। तो डिसऑनेस्टली में क्या शब्द है, डिसऑनेस्टली में आपको रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ये शब्द दिखेंगे डिसऑनेस्टली में। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रॉडुलेंटली में आप याद रखोगे, फ्रॉड शब्द दिखेगा आपको याद करने के लिए, लेकिन डिसऑनेस्टली में आपको शब्द याद करना है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। पूरी डेफिनेशन उन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person और wrongful loss to one person, कि तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे एक व्यक्ति को तो क्या हो रहा है, wrongful gain हो रहा है, और एक व्यक्ति को क्या हो रहा है, wrongful loss हो रहा है। ठीक है, कि doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person और wrongful loss to another person। तो dishonestly means, बस यही डेफिनेशन हम खत्म कर देते हैं। याद रख लो कि डिसऑनेस्टली है तो हमको पता है दो शब्द दिखने ही दिखने हमारी डेफिनेशन में, नहीं दिखेंगे तो वो डेफिनेशन माइनस में जाएगी। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस।
कि डूइंग एनीथिंग with intention to causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, ये डिसऑनेस्टली होता है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो दोनों की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रॉडुलेंटली में डिफरेंस पूछा जाता है। जल्दी से हम याद कर लेते हैं कि हमने कल से, देखो आपको यदि पीएनएस टिप्स पे याद रखना और कठिन नहीं लगना है तो पुरानी चीजें भी याद करते जाओ। क्या करते जाओ कि हमने कल क्या पढ़ा था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने ये सोचा ना कि हमने कल क्या पढ़ा था, कल की चीजों को भूलते जाओगे तो आगे की याद होती जाएगी और पीछे की भूलती जाओ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट का टाइम लगेगा, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मुझे तो 1 मिनट लगेंगे, आप भी आ जाइए। ठीक है, एक्ट नंबर 45 है, 25 दिसंबर 1 जुलाई, सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजर बीएनएसएस में दे रखा है, 358 सेक्शन है और 20 चैप्टर है, 511 सेक्शन उसमें है, 23 चैप्टर है। टेरिटोरियल होल ओवर इंडिया। डिटेरेंट में 2 शब्द याद रखने थे, क्रिएट्स फियर, डिटेरिंग ऑफेंडर फ्रॉम क्रिमिनलिटी, रिपीटिंग द सेम ऑफेंस अगेन। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी में टिट फॉर टेट, आई ये शब्द याद रखना है। और एंड्योर्स एक शब्द मैंने आपको बोला था कि the theory is inflict a similar amount of pain endured by aggrieved party, जो उसने सहा है वो आपको ऑफेंडर को भी तो सहना पड़ेगा। प्रिवेंटिव बिफोर ऑफेंस, ऑफेंस इज स्टॉप्ड। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ये मैंने आपको कल मैंने बोला था, जैसे आज किसी ने सुनाया था तो थोड़ा सा मैंने बोला कि जो याद करे कम से कम वो तो सुनाओ। रिफॉर्मेटिव में मैंने ऐसे बोला था, नो वन इज इंडीड बाय क्रिमिनल बाय बर्थ बट सर्कमस्टांसेस मेक्स हैपन, और इट कुड बी एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। ठीक है। और क्या किया जाता है, रिफॉर्मेशन, ताकि वो अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करे। सारे एग्जांपल लिखने हैं। एक्सपायरेटरी थ्योरी टू पुट द पर्सन इन द आइसोलेशन। फिर क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट है जो फॉरबिडन है, पनिश्ड है लॉ द्वारा, मशीनरी ऑफ स्टेट और लॉफुल अथॉरिटी। ये हार्मफुल है केवल ना पर्सन के लिए बट कम्युनिटी, सोसाइटी और स्टेट। इंजurious तो छोड़ो। ठीक है। मेन प्रिंसिपल आपको क्राइम के ऐसे ही याद कर लो। नो एक्सपेक्ट पोस्ट फैक्टो लॉज था, कोई भी व्यक्ति को विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, और कोई भी एक्ट ऑफेंस तब तक नहीं होता जब तक कि क्राइम नहीं बना दिया जाए स्टेट के द्वारा। 4 तरीके की इसके एसेंशियल्स हैं। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस्ट्रुअस होना चाहिए, एक्टस होना चाहिए, इंजरी हार्म होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग हमको पता है कि बीएनएस में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन 2 के 26 पे पर्सन को बताया गया है। ठीक है। मैन वुमेन आप देख लेना, जहां जहां दे रखा है, अपन नहीं याद करेंगे मैन वुमेन की। यदि आपको अपन ऐसे याद कर लेंगे, लेकिन अलग से अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग पर्सन, अब जब पर्सन की डेफिनेशन बताएगा कि पर्सन की डेफिनेशन में 3 चीजें होती, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि मर्डर, बायगमी, रेप के लिए कंपनी को लायबल नहीं ठहराया जा सकता, और इनको ना ही डेथ और एलआई की सजा दी जा सकती है, लेकिन पनिशमेंट दिया जा सकता है। मेंस्ट्रुअस में हमको याद रखना है आर वर्सेस ऑल डे। किसी ने सुनाया तो मुझे आर वर्सेस ऑल डे नहीं सुनाया अभी आज की क्लास में। ठीक है। याद रखना आर वर्सेस ऑल डे, आर वर्सेस प्रिंस, मैंने आपको याद करवा दिया था कि कोई भी एक्ट क्रिमिनल तब तक नहीं होता जब तक ये क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन के बिना नहीं किया जा सकता। ये एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून होता है। ठीक है। इसके अंदर एक्टस नॉन फेसिट्रियम सिटी निसी मेंसेट्रिया की वो दिए गए, उस पर आधारित है। ठीक है। आर वर्सेस ऑल डे की कोई भी व्यक्ति जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं हो ऑफेंस नहीं होता। कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें एमआर नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है। आज हमने ये याद करे थे, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, सोशो इकोनॉमिक, पब्लिक न्यूसेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बायगमी। और ये छोड़ दो, आपके काम का नहीं है। 2 तरीके के ऑफेंस होते हैं, मेले इनसे जो अपने आप में ऑफेंस होते हैं, और मेले प्रोहिबिशन जिससे स्टेट्यूट्स द्वारा क्या बनाया जाता है, ऑफेंस बनाया जाता है। आर वर्सेस प्रिंस में मेले इनसे ऑफेंस था किडनैपिंग, तो अनमैरिड गर्ल को लेके गया 18 साल की, तो उसको प्रिंस को किसने, ब्रैमबेल ने, इन्होंने कहा कि भाई आप पनिशेबल, आपको पनिशमेंट मिलेगी। 3 तरीके की स्टेज होती है। इंटेंशन, मेंस्ट्रुआ के बारे में लिखना है। प्रिपरेशन अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है, लेकिन 4 चीजों में प्रिपरेशन, कमिट, वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, डेप्रेडेशन और असॉल्ट, और एक और प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। अटेम्प्ट हमेशा पनिशेबल है, अटेम्प्ट पनिशेबल रहता है, यदि सक्सेसफुल हो जाता है तो कमीशन हो जाता है। ठीक है। और एक मैंने आपको डेफिनेशन बताई, अटेम्प्ट डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अटेम्प्ट कहलाता है। ये आपको देखने की जरूरत नहीं, सब पढ़ेंगे। सेक्शन 1 हम जब आए थे सबसे पहले, सेक्शन 1 में भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। कब लागू होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी। 1 के 3 में कोई भी पर्सन जो ऑफेंस कमिट कर रहा है, ठीक है, जो एक्ट कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, कॉन्ट्री टू द प्रोविजन जो भारतीय न्याय संहिता में लिखा है। 1 के 4 में लिखा है एनी पर्सन जो भारत के लॉ द्वारा लाइबल है, लेकिन ऑफेंस कमिट कर रहा है भारत के बाहर। ठीक है। तो वो बीएनएस से लाइबल होगा, एज इफ द ऑफेंस इज कमिटेड विद इन इंडिया। तीसरे नंबर पे 1 के 5 में लिखे हैं 3 लोग।
सिटीजन लिखा है, पर्सन लिखा है, फिर एयरक्राफ्ट शिप लिखा है, आपको याद रहना चाहिए, और कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया लिखा है, और 1 के 6 में लिखा हुआ है 3 चीजों पे लागू नहीं होता, म्यूटिनी लिखा हुआ है, डिजर्शन लिखा हुआ है, स्पेशल लॉ लिखा है, लोकल लॉ लिखा है। 2 की डेफिनेशन में हमने याद कर लो, हम जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्ट पढ़ा, एनिमल पढ़ा, फिर चाइल्ड पढ़ा है, जितना जितना याद हो रहा है ज्यादा अपन वो नहीं रखते। चाइल्ड पढ़ा है, यहाँ पे काउंटरफिट पढ़ा है, यहाँ पे कोड पढ़ा है, डी पे हमने डेथ पढ़ी है, डिसऑनेस्टली पढ़ा है, और डॉक्यूमेंट पढ़ा है। कहाँ पे पहुंच गए अपन? डॉक्यूमेंट पढ़ा है। 6, 7, 8, ठीक है। एफ पर हम फ्रॉडुलेंटली पढ़ेंगे। 2 के 10 में हमने यहाँ पे जेंडर पढ़ेंगे, 2 के 11 गुड फेथ पढ़ेंगे, 2 का 12 गवर्नमेंट पढ़ेंगे, 2 का 13 हार्बर पढ़ेंगे, हमको याद है कि हार्बर में एक जगह, ठीक है। 2 का 14 हार्बर की जगह, ठीक है। 2 का 14 जल्दी बताओ, इंजरी। 2 का 14 इंजरी पढ़ेंगे, 2 का 15 इलीगल, लीगली बाउंड टू डू पढ़ेंगे, ठीक है, आई हो गया। 2 का 16 जज पढ़ेंगे, 2 का 17 लाइफ पढ़ेंगे, 2 का 18 लोकल लॉस पढ़ेंगे, ठीक है, LMN, ठीक है। 2 का कुछ गलत हो गया, मैन नहीं हाँ सही है मैन। मैन पढ़ेंगे, 2 का 20 मंथ पढ़ेंगे, 2 का 21 हमने अलग से याद करा है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी करा है याद, ठीक है। 2 का 21 मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी याद कर लेना, ठीक है। मूवे एम एन, यहाँ पे है एन नंबर, ठीक है। 2 का 22 नंबर, ठीक है। 2 का 23, 2 का 24 हमने ऑफेंस याद करा है, बस मुझे पता है ये कुछ आगे पीछे का नहीं पता, बस मुझे पता है 2 का 24 ऑफेंस है। 2 का 25 ओमिशन है, और 2 का 23 यहाँ पे ओथ होगा। 2 का 26 पर्सन हमको याद है, रटा हुआ है पर्सन। 2 का 27 पब्लिक, 2 का 28 पब्लिक सर्वेंट हमें याद है, पब्लिक सर्वेंट याद है। 2 का 29 एक ही आर है, एक ही आयस है, रीजन टू बिलीव। 2 का 30 स्पेशल लॉस, ठीक है, स्पेशल लॉ। अब 2 का 31, 2 का 32, और 2 का 33, ये तो वॉलंटरी है। 2 का 33 वॉलंटरी है। तो इसके आसपास के 2 भी हैं। अब ये देखो, ये वेसल है, ये ये वी कौन सा है, याद ही नहीं आता मुझे बार-बार। ये कौन सा वी है? वैल्यूएबल वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ठीक है। ये 2 का 33, फिर वी के बाद है अब 34, सब ये डब्ल्यू चलेंगे, ठीक है। 2 का 34 ये विल होगा, 2 का 35 वुमेन है, सब अब डब्ल्यू चलेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 2 का 36 रॉन्गफुल गेन है, 2 का 37 रॉन्गफुल लॉस है, 2 का 38 क्या है, गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, और 2 का 39 वर्ड जो यहाँ नहीं दिए गए हैं वो कहाँ डिफाइन किए गए हैं वो सब बताया गया है, ठीक है। तो मैं मानती हूँ आपको भी थोड़ा थोड़ा याद हो गए होंगे, रात को सोने से पहले आपको याद करना है। एक्ट का मतलब सीरीज ऑफ एक्ट और सिंगल एक्ट है। एनिमल का मतलब लिविंग क्रिएचर है जो ह्यूमन नहीं है। चाइल्ड मतलब 18 साल से छोटा। काउंटरफेट में 3 शब्द याद रहे, रिजेंबल्ड, प्रैक्टिस, डिसेप्शन, ठीक है। बस 5वें मतलब कोर्ट, कोर्ट का मतलब एक जज जो एम्पावर्ड बाय लॉ है, और बॉडी ऑफ जजेस जो एम्पावर्ड बाय लॉ है, वो एक्टिंग जुडिशली, और वो क्या कर रहे हैं, जुडिशली एक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें जज कहा, उन्हें कोर्ट कहा गया। कोर्ट का मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं है। डेथ का मतलब ह्यूमन, इंसान की डेथ एक्सेप्ट कुछ कहा गया, और डिसऑनेस्टली जब आपका इंटेंशन है रॉन्गफुल गेन एक व्यक्ति को करना, और रॉन्गफुल लॉस अनदर व्यक्ति को करना, ठीक है। बाकी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।